नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने ख़बरों के प्रोग्राम, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास ख़बरें हों या खबर ख्याल हो, और उसमें उसका आगाज़ जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़माना क़रीब है कि जब एक मुसलमान का बेहतरीन माल चंद बकरियां होंगी जिनको वो जंगल में लेकर किसी पानी की जगह चराता होगा और फितनों से अपने दीन को बचाने के लिए भागता फिरता होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, फितनों से बचने का तरीक़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में बताया है कि किस कदर आने वाले ज़माने में फितने पैदा होंगे और फितनों में मुसलमान ख़ुद को किस तरह महफूज रखेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना जो हैं, सीरत तय्यबा जो हैं, अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें तो इंशाअल्लाह कामयाब व कामयाब रहेंगे, वरना नाकामी से दो चार हो जाएंगे। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, सुन्नत मुबारका पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक फ़िरक़ा परस्ती का सवाल है, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती के जो सांप हैं, यानी आस्तीन के सांप भी उन्हें कह सकते हैं, यानी गद्दार जो हैं, जो मुल्क को तबाही व बर्बादी की राह पर गामजन कर रहे हैं और ख़ुद को कौम परस्त कहते हैं, और ये नाम नहाद सो कॉल्ड जो कौम परस्त हैं वो हिंदुस्तान को मजहबी खतूत पर तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। और बददियानती का ये हाल है, और आप देखेंगे कि यानी करप्ट प्रैक्टिसेस का ये हाल है कि वो उसकी लानत में मुब्तला हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि अदालतें हों या फिर मरकज़ी एजेंसियाँ हों, तमाम के तमाम उनके दबाव में काम कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको बता दूँ कि आलमी सतह पर जो मशहूर मारूफ वो माहिरीन क़ानून हैं, हिंदुस्तान के जो माहिर क़ानून है और जो हुकूक़ इंसानी के जहदकार है, वो ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, सांपों की जब बात आती है तो सांप डसता है तो कोई भी नहीं बचता। ख़ास तौर पर अगर कोबरा सांप डस ले तो समझिए कि उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। आपको लिए चलते हैं तेलंगाना में आपको बता दें कि किस तरह एक यानी जंगांव जो तेलंगाना का इलाका है, वहाँ पर एक 4 साला बच्चा है जिसका नाम है सिरियान। उसको रात देर गए यानी दरमियानी शब एक नहीं बल्कि दो कोबरा सांपों ने डसा, जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए उस बच्चे की मौत हो गई। तो बहरहाल हालत नींद में था कि उस बच्चे को सांपों ने डस लिया। उसी तरह जिस तरह आज देख रहे हैं कि फ़िरक़ा परस्त जो सांप है, फ़िरक़ा परस्त जो कम्युनल स्नेक्स है वो, या कम्युनल डॉग्स है, यानी फ़िरक़ा परस्त कुत्ते हैं, जिस तरह काट लेते हैं छोटे मासूम बच्चों को, और उसी तरह इस सांप ने उस बच्चे को काट लिया है, डस लिया है। तो बहरहाल ये हालात हैं, इस कदर के हालात ख़तरनाक होते हैं। अब देखना ये है कि एक मासूम बच्चा 4 साल जिसकी उम्र है, वो हालत नींद में सांपों से डसाया जाता है, तो फिर आपने देखा कि क्या हालत उसकी हुई होगी। तो बहरहाल अस्पताल ले जाते हुए उसका इंतकाल हो गया, उसकी मौत का ज़िंदगी का खात्मा हो गया। काश हमारे मुल्क में फ़िरक़ा परस्त दरिंदों का, कम्युनल डॉग्स का, कम्युनल स्नेक्स का, यानी फ़िरक़ा परस्त सांपों का खात्मा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में हर साल अगर देखा जाए तो जो मुजरिमाना गफलत ड्राइविंग के दौरान इख्तियार की जाती है या फिर बहुत यानी हार्श ड्राइविंग की जाती है, मुझे और ऐसा लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी की परवाह नहीं की जाती जबकि गाड़ी चलाई जाती है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें सालाना 1.5 से लेकर 4 लाख तक अमवात होती हैं। तो बहरहाल हैदराबाद की हम बात करते हैं। हैदराबाद में 2024 के दौरान 3785 सड़क हादसात पेश आए हैं। ये NCRB ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक NCRB की एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट का सवाल है, उसमें ये बताया गया है कि हैदराबाद में ख़ास तौर पर शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो हादसात पेश आए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनकी तादाद 593 है, जबकि दोपहर था सेपहर
3 बजे तक हादसा जो पेश आए हैं उनकी तादाद 559 है, यानी 559 है। और सुबह 9 तक दोपहर जो यानी हादसात के वाक़यात पेश आए हैं उनकी तादाद 535 है। इसका मतलब ये हुआ कि हैदराबाद में 5 बजे तक शाम 6 बजे हो, 6 और या 7 बजे हो, तो ये जो दफातर के बंद होने के औकात होते हैं और ऐसे में अगर हादसात पेश आते हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी 35 करोड़ है, वो भी गैर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक। और आपको ये बता दूं कि लेकिन हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ है और वो भी मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक। 2011 से लेकर आज जो चल रहा है 2026 चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 13 साल के दौरान मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी होगी। लेकिन जहाँ तक हकीकत का सवाल है तो मुसलमानों की आबादी 35 करोड़ से कम नहीं है, ये हम पूरे वसूख से कह सकते हैं, पूरे दावे से कह सकते हैं। ये अलग बात है कि मरदमशुमारी 2011 की आबादी को ही फिल वक्त काउंट किया जाता है। लेकिन हमारे मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू का कहना है कि मरदमशुमारी और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी जो है उसका पर गौर किया जाए तो मरदमशुमारी के बाद, अब जो मरदमशुमारी होगी उसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी बन जाएगी और इंडोनेशिया में जो मुसलमानों की आबादी है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी या उसके बराबर हो जाएगी। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूँ कि इंडोनेशिया में अगर सरकारी आदाद व शुमार के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों की जो आबादी है वो 240 मिलियन है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कहा जा रहा है कि 213 मिलियन है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये आदाद शुमार सरकारी हैं। अगर गैर सरकारी आदाद शुमार की बात करें तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी फिल वक्त इंडोनेशिया के मुसलमानों से बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये खबरें हमारे पास थी। लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक तमिलनाडु है जो हमारी पड़ोसी रियासत है, आंध्र प्रदेश की पड़ोसी रियासत है, तमिलनाडु जनूबी हिंद की एक अहम रियासत है और आपने देखा कि किस तरह वहाँ पर DMK को शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिल्मी स्टार विजय की जो पार्टी है TVK उसको ज़बरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल ना हो सकी। चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे 108 अरकान असम्बली के साथ अगर देखा जाए तो विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि सेकंड पोजीशन पर DMK और थर्ड पोजीशन पर AIADMK है। जबकि दूसरी जो पार्टियां हैं, 3 पार्टीज है, उन्हें दो नशस्तें मिली हैं जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। तो बहरहाल नाज़रीन अब सिर्फ 2 सीट्स की कमी विजय को है जो वो हुकूमत बनाने के लिए चाहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि VCK जो पार्टी है उसके सरबराह, VCK के अरकान असम्बली की तादाद 2 है और उसके सरबराह का कहना है, यानी पूरी नज़रें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने पर हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए। अगर VCK राज़ी हो जाती है तो समझिए कि फिर विजय को जो है जो दो मरतबा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुके हैं गवर्नर के खिलाफ, तो बहरहाल गवर्नर ये कहते हैं कि आप 118 जो जादुई अदद है वो पूरा करने के लिए वो पूरा करके आइए और 118 अरकान असम्बली के दस्तखत पर मबनी जो है वो लेटर लाइए, तब कहीं जाकर आपको ये यानी दावत दी जाएगी हुकूमत की तश्कील के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक गवर्नर का सवाल है, गवर्नर ने विजय से कहा है कि अक्सरियत का सबूत चाहिए। तो बहरहाल 107, लेकिन विजय 2 मुकामात से कामयाबी हासिल किए हैं, तो इसका मतलब 108 हो जाता है और कांग्रेस के 5, यानी कांग्रेस के 5 हो जाते हैं तो 113, और अगर दूसरे 2 लोग पार्टियों को मिला लिया जाए तो वो 4 हो जाते हैं तो 117 है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है यानी लेफ्ट की 2 और मुकामी जो जमातें इलाकाई उनकी 2 अरकान असम्बली हैं, तो बहरहाल अब TVK को 117 यानी 1 सीट की कमी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 सीट की कमी की भी पूरी हो गई है। अब देखना यह है कि किस तरह TVK को गवर्नर यानी तो हुकूमत तश्कील की दावत देते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि VCK के जो सरबराह हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है और AIADMK और DMK उनकी तायद कर सकती है। अब देखना यह है कि एक बात ज़रूर है कि उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है विजय की पार्टी ने कि अगर आप यानी गवर्नर
DMK और AIADMK के इत्तेहाद को तश्कीली हुकूमत की दावत देते हैं तो फिर हमारे जो 107 अरकान असम्बली है TVK के वो इस्तीफ़ा दे देंगे, इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद जमहूरियत पर जो कलंक लगेगा, जमहूरियत पर जो धब्बा लगेगा वो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जमहूरियत है, जमहूरियत में किस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो बहरहाल हम इस तरह की खबरों के तरफ चलते हैं और ख़ास तौर पर जुनूब की अगर बात करते हैं तो आपको बता दूं कि हमारे मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जिनका नाम है बंडी संजय, और बंडी संजय के बारे में आपको बता दूं कि बंडी संजय आज जिस ओहदे पर पहुंचे हैं यानी काउंसलर से रहकर वो MP बने, हालांकि MLA इलेक्शन एक नहीं बल्कि दो मरतबा हार चुके हैं। तो बहरहाल उनके बारे में आपको बता दूं कि बंडी संजय एक मरतबा अमित शाह तेलंगाना का दौरा कर रहे थे, एक मंदिर में दाखिल हुए और जैसे ही अमित शाह बाहर निकले बंडी संजय ने उनके चप्पलें उठा ली, जिसका नतीजा ये निकला कि बंडी संजय आज ममलिकती वज़ीर दाखिला के ओहदे पर मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला के ओहदे पर फायज़ हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ममलिकती वज़ीर दाखिला के जो बेटे हैं उसका नाम है बंडी साई भगीरथ। बंडी साई भगीरथ पर एक 17 साल लड़की ने उसका जिनसी इस्तेसाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस ने बंडी संजय के बेटे बंडी साई भगीरथ के खिलाफ BNS की दफ़ात 75, 74 और 75 और पॉक्सो एक्ट की दफ़ा 11-12 के तहत FIR दर्ज कर ली है। अब अंदाज़ा कीजिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला का बेटा होने के नाते पुलिस उसके साथ नरम रवैया इख्तियार करेगी या फिर आप देखेंगे कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। ये तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना हुकूमत की आजमाइश है, उसकी दियानतदारी की आजमाइश है, उसके डिसिप्लिन की आजमाइश है, उसकी गैर जानिबदारी की आजमाइश है। अब देखना है कि क्या तेलंगाना पुलिस बंडी संजय के दबाव में काम करती है या फिर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती है और इंसाफ के जो हुक्मरानी है उसको यकीनी बनाती है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल बंडी साई भगीरथ ने भी आपको बता दूं कि करीमनगर टाउन 2 पुलिस में इस लड़की के खिलाफ, उसके माँ बाप के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि ये लड़की बेशक उनकी दोस्त रहा हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसने ब्लैकमेलिंग की और उस पर दबाव डाला कि उससे शादी करे और शादी ना करने पर 50 लाख रुपए का मुतालबा किया और लड़की की मां ने खुदकुशी की धमकी भी दी। अब देखना यह है कि बंडी संजय का जो बेटा है वो अपने इन इल्ज़ामात को साबित कर पाता है या नहीं कर पाता। बंडी संजय के बेटे ने यह भी कहा है कि निर्मल में उस लड़की के खिलाफ इसी तरह के एक्सटॉर्शन जो है पैसे का, उसके सिलसिले में यानी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बहरहाल पॉक्सो जो होता है नाजरीन, आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक क़ानून होता है और उसके तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो कम उम्र बच्चों और बच्चियों का इस्तेसाल करते हैं। अब देखना है कि बाप तो मरकज़ी वज़ीर है, तो क्या बाप अपने बेटे को बचा पाएगा, ये एक अहम सवाल है। क्या तेलंगाना पुलिस क़ानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल ही तेलंगाना आ रहे हैं, हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं और वो यहाँ पर भाइयों बहनों का नारा लगाएंगे और कहेंगे कि अब तेलंगाना, हमने मगरबी बंगाल जीता है, अब तेलंगाना की बारी है। और याद रखिए SIR के मामले में SIR को बहाना बनाकर आपको देखेंगे मगरबी बंगाल में किस तरह BJP पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्तेमाल कर रही है और मरकज़ी एजेंसियों को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इस्तेमाल कर रही है, CBI को इस्तेमाल कर रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रही है, यहाँ तक कि NIA को इस्तेमाल कर रही है। और ये अफसोस की बात यह है कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने देखा कि किस तरह मगरबी बंगाल में 2.5 लाख से ज़ायद यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया, डर और खौफ पैदा किया लोगों में। और आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर BJP इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी है। 90,000 लोगों के नाम हज़फ किए गए और जब 28 लाख लोगों को वोट देने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने उनकी कोई मदद की। तो इसका मतलब एक मनसूबाबंद अंदाज में
बंगाल पर कब्जा किया गया और ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि मगरबी बंगाल में बीजेपी ने उसकी 100 नशिस्तें लूटी हैं, वोट चोरी की है, बीजेपी वोट चोर है और इस मामले में उसे इलेक्शन कमीशन की पूरी हिमायत हिमायत हासिल है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि 10 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद परेड ग्राउंड आ रहे हैं। अब उससे पहले ये वाक़या होना कि ममलिकती वज़ीर दाखिला का बेटे के खिलाफ पाक्सो FIR दर्ज किया जाना, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बंडी संजय के लिए बदनामी का बायस बनने वाली है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं यानी मगरबी बंगाल जाने से पहले हम आपको ये उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं और ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू रक्षा दल है उसका एक सरबराह है और आपको बता दूं भूपिंदर हुडा आपको बता दूं कि उसको पिंकी चौधरी भी कहा जाता है। तो बहरहाल वो कह रहा है, यानी एक लोगों में खाना तकसीम कर रहा था और एक गरीब भूखा मुसलमान वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है मुसलमान हमारा खाना ना खाएं और उसने उस गरीब के हाथ से प्लेट छीन ली है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि किस तरह फ़िरका परस्ती अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच गई है। ये वाक़या गाज़ियाबाद में पेश आया है और आपको ये बता दें कि पिंकी चौधरी ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करने में भोंकने में जिसका जवाब नहीं है, वो यही कहता है कि ये मुल्लाओं को हम अपना खाना नहीं देंगे। उसने साबिक़ में मुसलमानों को घर फ़रोख्त ना करने हिंदुओं से अपील भी की थी और यहाँ तक उसकी गंदी सोच का सवाल आप देखिए, उसने यहाँ तक नारे लगवाने लगाए थे कि रोड नॉट फॉर मुस्लिम्स, यानी जो रोड होती है, सड़क होती है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है। ये कहकर उसने अपनी गंदी ज़हनियत और फ़िरका परस्ती का सबूत फराहम किया था। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की जो खबरें हैं और ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया है कि SIR के ज़रिए आपने देखा कि किस तरह बीजेपी मुसलमानों के नामों को हज़फ करवा रही है और बीजेपी कायदीन जानबूझकर मुसलमानों के नामों को हज़फ करवा रहे हैं। तो आपको चौकस रहना चाहिए, आप में शऊर होना चाहिए और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि आप SIR के बारे में, फैमिली मैपिंग के बारे में अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोसियों को सबको वाकिफ़ करवाते रहें, उनमें शऊर बेदार करते रहें, उनकी मदद करते रहें, तब कहीं जाकर आप कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। आपका भी नाम उसी तरह हज़फ कर दिया जाएगा जिस तरह मगरबी बंगाल में 90 लाख लोगों के ख़ास तौर पर मुसलमानों के नाम हज़फ किए गए हैं। तो बहरहाल मगरबी बंगाल की अगर बात चलती है तो आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल गद्दारी के लिए भी शोहरत रखता है। मीर जाफ़र को कौन नहीं जाता, हिंदुस्तान का वो गद्दार। और दूसरे जो सेठ थे उसमें जो अपने आप को सनातनी कहते थे वो भी शामिल थे। मीर जाफ़र के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने साज़बाज़ की थी और मीर जाफ़र के साथ मिलकर उन्होंने सिराजुद्दौला जो मुजाहिद आज़ादी थे और उनको शहीद करवाया। तो बहरहाल सिराजुद्दौला के साथ जिस तरह गद्दार थे उसी तरह ममता बनर्जी के साथ भी गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। इनमें जो सरफ़हरिस्त नाम था वो सोइंदो अधिकारी था। ममता बनर्जी का कभी ये नाका बाल हुआ करता था, लेकिन आपको बता दूं कि अब सोइंदो अधिकारी बीजेपी के लीडर हैं। उन्हें बीजेपी का यानी मगरबी बंगाल में बीजेपी का पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से गवर्नर ने हलफ दिला दिया। RN रवि ने इनको ये हलफ दिलाया है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी की गैर कानूनी जीत है और नाजायज़ जीत है और उसके खिलाफ वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगी। तो फिर आपने देखा कि RN रवि जो गवर्नर है उन्होंने किस तरह मगरबी बंगाल असम्बली को यानी डिज़ाल्व कर दिया था। तो बहरहाल मगरबी बंगाल की 294 रुकनी असम्बली में बीजेपी ने 207 और ममता बनर्जी की पार्टी ने 80 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। अगर ममता बनर्जी जिस तरह कहती हैं वो हकीकत तो कम अज़ कम ममता बनर्जी की पार्टी को 180 नशस्तों पर कामयाबी मिलती और बीजेपी शर्मनाक शिकस्त से 2-4 हो जाती। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, अब शुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ ले लिया है।
है। और आपको ये भी बता दें कि गवर्नर RN रवि ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया है। और ख़ास तौर पर आपको ये भी बताना है कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और फिर मरकज़ी वज़रा NDA के ज़ेर इख्तियार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह ने भी शिरकत की। और इस तरह 15 साला TMC दौर इख्तियार के खात्मे के बाद अब शुभेंदु अधिकारी के ज़ेर क़यादत BJP जो है वो इख्तियार संभाल चुकी है, जबकि ममता बनर्जी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 34 साला इख्तियार कम्युनिस्टों का उखाड़ फेंका था। वैसे भी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गद्दारी जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। तो शुभेंदु अधिकारी 1995 में कांग्रेस के काउंसलर थे, फिर उसके बाद 1998 में वो कांग्रेस को खैरबाद कहते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होते हैं और ममता बनर्जी के साथ मिलकर वो सियासत करते हैं। 2007 में वो रुकन असम्बली मुंतखब होते हैं और फिर उन्हें TMC का MP भी मुंतखब किया जाता है। 2016 में वो TMC की दूसरी मियाद में यानी ममता बनर्जी की दूसरी मियाद में 5 रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट के ओहदे पर फायज होते हैं। फिर आप देखेंगे कि 2020 में BJP में शामिल होते हैं और उसके बाद नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराते हैं और फिल वक्त भवानीनगर से भी उन्होंने भवानीपुर से भी यानी ममता बनर्जी को 15,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। तो बहरहाल ये कहानी है। अब देखना ये है कि किस तरह के हालात पैदा होते हैं मगरबी बंगाल में, क्योंकि मगरबी बंगाल के हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, मगरबी बंगाल में अब ऐसा लगता है कि खाना जंगी के आसार नुमायाँ हो गए हैं। वहाँ पर जिस अंदाज में सियासी इंतकाम लेने की कोशिशें की जा रही है, सियासी इंतकामी रवैया नुक्ते और रूज पर पहुँच रहा है। अब ऐसा लगता है कि आगे चलकर TMC और BJP कारकुनों में ज़बरदस्त झड़पें होंगी, खून खराबा होगा, लूट मार होगी। और आपको ये बता दूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल के कम अज़ कम 125 जो अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी है, यानी उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाले अब ऐवानों में दाखिल हो रहे हैं। तो आप क्या जमहूरियत की बका की उम्मीद कर सकते हैं, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद कर सकते हैं? सिवाय गुंडागर्दी, सिवाय ब्लैकमेलिंग, सिवाय डराने धमकाने के उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि सब सुधर जाएं तो और मुल्क सुधरेगा, वरना इस तरह के लोग अगर हुकूमतों में आ जाएंगे, इख्तिदार में आ जाएंगे, तो मुल्क सुधरने की बजाय मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह BJP जिस अंदाज में, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि जमहूरियत पर BJP ने डाका डाला है और वोटों की चोरी की है, खुद राहुल गांधी ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि BJP के अरकान पार्लियामेंट में से हर 6 अरकान पार्लियामेंट में से एक रुकन पार्लियामेंट ने वोट चोरी के ज़रिए इख्तिदार यानी अपने आप को मुंतखब करवाया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की जो खबरें हमारे पास थी हमने आपको ये खबरें सुनाई हैं। अब देखना ये है कि मुल्क के हालात किस तरह यानी सेहतमंद यानी करवट लेते हैं, वरना हालात तो इस कदर करीब है, ख़तरनाक है, जिससे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। वैसे भी ख़वातीन के मामले में आप देखेंगे कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको खबर सुनाई है कि किस तरह बंडी संजय के बेटे के खिलाफ पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक 17 साल लड़की ने उनके खिलाफ जिनसी हिरासानी और जिनसी हमले का इल्ज़ाम आयद किया और उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स यानी मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ एक फार्म हाउस में उस लड़की के साथ एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मौके पर जिनसी हिरासानी की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मरतबा अगर जिनसी हिरासानी की जाती है तो उसने उस वक्त शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? अब दूसरे मरतबा ये वाक़या पेश आया तो उसने शिकायत दर्ज करवाई है। लड़की ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि बंडी संजय का बेटा उन्हें ज़बरदस्ती शराब पीने पर मजबूर करता था और शराब पिलाकर उसके साथ ये हरकतें की जाती थी। तो बहरहाल कोई वज़ीर का बेटा हो या फिर किसी और का बेटा, अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालता है और अपनी बुलहवसी का मुजाहरा करता है, तो उसके खिलाफ
कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नहीं देखने चाहिए कि ये वजीर का बेटा है, क्योंकि अगर कोई गरीब का बेटा इस तरह की हरकत करता है तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसे माजूर कर दिया जाता है, उसे उसके साथ 3rd डिग्री टार्चर किया जाता है। तो फिर ये क्यों सलूक किया जाता है जानिबदाराना, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल हैदराबाद पुलिस की और तेलंगाना पुलिस की ये आजमाइश है। अब देखना ये है कि इस आजमाइश पर तेलंगाना पुलिस किस तरह उतरती है। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूं कि तमिलनाडु के सियासी बहरान का सवाल है, विजय का हक बनता है कि विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब देखना यह है कि बीजेपी उसे कैसा रोकती है, गवर्नर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, AIADMK और DMK किस तरह इत्तेहाद करते हैं। वैसे भी कांग्रेस के जो 5 अरकान असेंबली है उन्हें हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस को यह खदशा लायक हो गया था कि वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल वफादारियाँ जो बदलते हैं तो वो अच्छे लोग नहीं होते, बल्कि उनका शुमार मैं समझता हूँ कि गद्दारों में किया जाना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, इस तरह की जो खबरें हैं हमने आपके सामने पेश की है। और आलमी सतह पर अगर आप देखें तो आलमी सतह पर ईरान, अमेरिका और इसराइल का जो तनाज़ा चल रहा है, जो जंग बंदी के पर तो फिलवक्त अमल हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका ने भी ईरान के जहाज़ों पर हमला किया है और आबनाए हुर्मुज़ में कम से कम ईरान में आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले या बाहर निकलने वाले जो 13 जहाज़ थे, जिनमें कई जहाज़ थे जिनमें 13 अरब डॉलर का मालियती तेल था, उससे रोक दिया है। तो आपको बता दूं कि ये जो हालात है इंतहाई ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ख़ुद हमारे मुल्क में जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो गिरती जा रही है, यानी 95 रुपये के करीब $1 हो गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हालात होने वाले हैं। ये जंग ख़त्म भी होती है तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें ज़रूर इजाफा होगा। तो बहरहाल हर चीज़ महंगी हो गई है और इस महंगाई के लिए हुकूमतें ज़िम्मेदार होती हैं और हुक्मरान ज़िम्मेदार होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।